Assalamualaikum Nazreen, welcome again to my YouTube channel. This is Dr. Shamaila Hanif working as Professor of Obstetrics and Gynecology at Fatwa Memorial Hospital, Lahore. आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में है। अब हम पहले ये जानते हैं कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी एक टाइप ऑफ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है। नॉर्मली प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ठहरती है और ग्रो करने लग जाती है, पर कभी कभार यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती और वो ट्यूब या ओवरीज या पेट के किसी और जगह पे या सर्विक्स जिसको यूट्रस का बच्चेदानी का मुंह कहते हैं उसमें भी ठहर सकती है। अब हम समझते हैं इस मॉडल के साथ कि नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे डेवलप करती है। जब एग रिलीज़ करता है कि ओवरी है तो स्पर्म वजाइना से ऊपर असेंड करके यूट्रस में जाता है और यूट्रस से ट्यूब के ज़रिए एम्पुला एंड ऑफ ट्यूब पे पहुंचता है। एग भी जब यहाँ से रिलीज़ होता है तो एग भी ट्यूब के अंदर चला जाता है और इस ट्यूब के इस हिस्से में जिसको हम एम्पुला कहते हैं इधर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ट्यूब उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सिलिया कहते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो इसको आगे स्विम करवा के जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको यूट्रस के अंदर ले जाता है, जहाँ यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी डेवलप और ग्रो करने लग जाती है। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। इंस्टेड जहाँ फर्टिलाइजेशन हुई है वहीं प्रेगनेंसी स्टे कर जाती है और वहीं ग्रो करने लग जाती है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि पहले कहा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में भी ठहर सकती है, ओवरी में भी ठहर सकती है, सर्विक्स में भी ठहर सकती है या पेट के किसी और जगह जिसको हम एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं उधर भी ठहर सकती है। इन सब से ज़्यादा कॉमन ट्यूब की प्रेगनेंसी है, जो कि हम 95% केसेस में हम उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी ही कहते हैं और आज हम ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी कॉमन है, ये देखने में आया है कि इसका इंसिडेंस 1 to 2% है, यानी कि अगर 100 खवातीन प्रेग्नेंट हो तो उनमें से 1 या 2 खवातीन की एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। जैसे कि पहले कहा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती। जब प्रेगनेंसी ट्यूब में फंस जाती है और वो ग्रो करने लगती है तो ऑब्वियसली ट्यूब एक इतना पतला स्ट्रक्चर है कि ये उसको एकोमोडेट नहीं करती। जिस तरह प्रेगनेंसी ग्रो करने लग जाए ट्यूब भी वहाँ से स्वेलिंग होने लग जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि ट्यूब वहाँ से फट जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्यूट पेन, पेट के निचले हिस्से में बहुत शदीद दर्द का दौरा उठेगा, साथ में पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। जो इंटरनल ब्लीडिंग जब किसी खातून को होती है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसके लिए फ़ौरन हॉस्पिटल में पहुंचना होता है ताकि उसको मेडिकल अटेंशन मिल सके और पेशेंट की फ़ौरन सर्जरी होके उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो है, सिचुएशन है जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है? इसके डिफरेंट रीजंस आइडेंटिफाई हुए। कई खवातीन को ये रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिस वजह से उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नंबर 1, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। कभी अगर उनको जेनिटल ट्रैक्ट, यूट्रस या ट्यूब्स की इन्फेक्शन रही हो तो ऑब्वियसली वो ट्यूब्स स्वोलन हो जाती है और वो नॉर्मली फंक्शनल नहीं रहती। इस सूरत में उन केसेस में ट्यूब में प्रेगनेंसी फंस सकती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर सकती है। अगर पहले किसी की ट्यूब पे सर्जरी हुई है, यानी कि उनकी ट्यूबल लाइगेशन हुई है, या कि पहले भी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसमें ट्यूब बचा ली गई, तो उसमें भी रिपीट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस रहता है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं, जो खवातीन IUCD यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे, उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता हुआ देखा गया है। पर इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि क्या वो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली फेलियर रेट ऑफ IUCD 1 in 1000 होता है, यानी कि अगर 1000 खवातीन IUCD को एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मैयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से एक खातून का फेलियर रेट होगा और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, और उस एक खातून जो कि फेल हो गई उसका रिस्क बढ़ जाता है कि उसका जो फेलियर रेट की जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में ठहर जाए, ना कि वो यूट्रस में ठहरे। कभी कभार कई खवातीन को जो कि एंडोमेट्रियोसिस का शिकार होते हैं उसमें भी ट्यूबल एडहीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बढ़ सकता है।
इक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट क्या होती है? तो इसकी ट्रीटमेंट दो टाइप की होती है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जो फिट जिस पे जो सारे फैक्टर्स हैं वो एक औरत के फिट होने चाहिए ताकि उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड ऑन कर सकें। और वो फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि उसका पल्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो और उसके ट्यूब के रप्चर होने या फटने के कोई अलामात ना हो। पेशेंट को कोई पेन नहीं होनी चाहिए और अल्ट्रासाउंड में जो प्रेगनेंसी का सैक नज़र आ रहा है, जो ट्यूब में हमल नज़र आता है, वो 3.5 या 4 सेंटीमीटर से छोटा साइज़ होना चाहिए। कभी कभार ये जो प्रेगनेंसी नज़र आ रही होती है उसमें बेबी भी डेवलप हुआ होता है और उसमें कभी बच्चे की दिल की धड़कन भी नज़र आ रही होती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि उस ट्यूबल प्रेगनेंसी में बेबी की हार्ट बीट नहीं होनी चाहिए। साथ में अल्ट्रासाउंड में ये भी देखना है कि पेशेंट के पेट में कोई फ्री फ्लूइड यानी कि ब्लड तो नहीं है, क्योंकि ब्लड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्लड टेस्ट जिसको हम बीटा HCG कहते हैं वो हमें ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी के हार्मोन किस लेवल में ब्लड के अंदर हैं। तो उसके लिए ब्लड लेवल में 5000 से बीटा HCG कम होने चाहिए, तभी हम एक पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम मीथोट्रेक्सेट है। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। अमूमन ये पेशेंट के वेट के हिसाब से उसको उसकी अमाउंट या क्वांटिटी मेजर की जाती है और पेशेंट को इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। मकसद इस टीके का ये होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी बनी हुई है उसको डेड कर रहा होता है और फिर हम पेशेंट को फॉलो अप करते हैं बीटा HCG की लेवल्स के साथ। अगर फॉलो अप लेवल्स में बीटा HCG आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं तो ये शो करता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रही है। क्या सक्सेस के परसेंटेज है एक मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद? अगर आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ तो उसमें देखा गया कि ऑलमोस्ट 90% केसेस सक्सेसफुल रहते हैं। और अगर फॉलो अप में ये नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बीटा HCG बढ़ता जा रहा है या उस स्पीड में वो घट नहीं रहा जितना कि एक्सपेक्टेड है, तो उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर कंसिडर करते हैं और उसके लिए दो ऑप्शन रहती हैं, या तो वो सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, नंबर 2 आप उनको मीथोट्रेक्सेट का रिपीट इंजेक्शन भी दे सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें आपके गायनेकोलॉजिस्ट बेहतर आपका सिनेरियो असेस करके आपको एडवाइस करेंगे। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट यूजुअली उन पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है जो कि इस मेडिकल क्राइटेरिया में फिट ना हो, यानी कि उनका बीटा HCG लेवल 5000 से ऊपर हो, अल्ट्रासाउंड पे जो प्रेगनेंसी का सैक है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, उसमें बेबी की हार्ट बीट भी नज़र आ रही हो और पेट में कोई ब्लड या इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे केसेस में सर्जरी एडवाइस की जाती है जिसको हम बेहतर समझते हैं। सर्जरी में आइडियली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जो कि की होल सर्जरी कहते हैं, पर कभी कभार अगर किसी के शहर में ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो कन्वेंशनल ओपन सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। ऑल्सो ये देखा गया है कि अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है और उसका ब्लड प्रेशर और पल्स फॉल किया हुआ है और अल्ट्रासाउंड में पता चल गया है कि उसके पेट में आधे लीटर से 1 लीटर तक ब्लड है, तो उस सूरत में भी फ़ौरन खोल के सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी की जाती है। ट्यूब क्या बचाई जा सकती है या नहीं, ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके सिनेरियो में क्या बेहतर समझते हैं। अगर आप किसी भी खातून को इक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर कर गई है और तब पिक हुआ है तो बेहतर ये समझा जाता है कि वो ट्यूब ही निकाल दी जाए। कभी कभार अगर ट्यूब नहीं रप्चर हुई तो उस वक़्त भी मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं। नंबर 1 कि ट्यूब में इंसिजन दे के सिर्फ जो प्रेगनेंसी है वो निकाल दिया जाता है और ट्यूब वापस स्टिच की जाती है। बहुत रेयर चांस होता है कि ट्यूब बिल्कुल लैटरल एंड, जिसको फिम्ब्रियल एंड ऑफ ट्यूब कहते हैं, प्रेगनेंसी इधर मौजूद होती है तो उसको बड़े आराम से मिल्क करके भी प्रेगनेंसी को निकाला जा सकता है। बट ये रेयर केसेस हैं और ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपकी ट्यूब बचाई जा सकती है या कि ट्यूब निकाली जाए। ऑब्वियसली आपकी वो ट्यूब डैमेज्ड है तो वो आइंदा के लिए भी कोई बहुत अच्छा फंक्शनल ट्यूब नहीं रहती, तो निकाल देना बेहतर समझा जाता है। पेशेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर उनकी एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी
हो गई है तो आइंदा उनके क्या चांसेस हैं कि उनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिपीट हो जाए। तो ये देखने में आया है कि जिनकी एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनका थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जो कि 10 to 20% तक रहता है। आइंदा एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल इंट्रा यूट्राइन बच्चेदानी के अंदर नॉर्मल प्रेगनेंसी रहे और आगे डेवलप करे, उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि कम से कम 80% के करीब है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली ये प्रेजेंट कर देती है 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के वीक्स में, यानी कि 12 हफ्ते से पहले ये अपने सिम्टम्स से प्रेजेंट कर देती है। शुरू में जब सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होते हैं, जैसे कि पीरियड मिस हो जाना, नोजिया होना, वॉमिटिंग हो जाना। जिस तरह प्रेगनेंसी एडवांस होती है और वो ट्यूब में ठहरी हुई है, ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाए, जो कि यूट्रस के अंदर से उसकी लाइनिंग की वजह जो थिक हो जाती है वो वहाँ से ब्लीड करने लग जाता है। इससे आगे ग्रोथ के बाद जो अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी रप्चर हो रही है तो पेशेंट को पेन होती है। शुरू में ऑफ एंड ऑन डल पेन हो सकती है, पर ये बहुत शदीद पेन की सूरत भी ले सकती है जब हमें ये आइडिया हो जाता है कि कहीं खुदा ना खासा ट्यूब अंदर रप्चर तो नहीं कर गई। ट्यूब रप्चर के बाद जब पेट में बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाए तो ऑब्वियसली पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट करेगा, उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी और उसको वशी भी तारी हो सकती है। कभी कभार कोई पेशेंट कंधे पे दर्द का भी बता सकते हैं, जो ये शो करते हैं कि अगर पेट में ब्लड है तो उसे डायफ्राम, जो कि लंग्स के नीचे एक मसल को कहते हैं डायफ्राम, वो इरिटेट होता है और उसकी रेफरल पेन राइट शोल्डर के ऊपर आ सकती है। इस सूरत में ये ज़रूरी है कि पेशेंट को फ़ौरन मेडिकल अटेंशन दी जाए। ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो वो अर्ली 6 वीक्स से 8 वीक्स में अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराए। उसको हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं और इस अल्ट्रासाउंड के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। एक कि इसमें ये भी पता चल जाता है कि होने वाली जो प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है वो नॉर्मली अपने यूट्रस में ही डेवलप हो रही है या नहीं, या खुदा ना खास्ता वो यूट्रस में नहीं है और कहीं ट्यूब में ठहरी है या नहीं, ताकि अर्ली पिक हो जाए और उसको टाइमली ट्रीट किया जा सके। आखिर में मैं एक बार फिर एम्फोसाइज़ करना चाहूँगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है और आपको अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। जिन ख़वातीन लकी हैं और उनका जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए कि उनकी ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहरी हुई है, इससे पहले कि वो रप्चर हो जाए, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ऑप्शन दी जाती है। और कुछ वैसी ख़वातीन भी रहती हैं जो कि मेडिकल क्राइटेरिया में ना फिट हों, या कि वो देर से उनका एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हो, जब उनकी ट्यूब फट जाए तो वो उनके लिए सर्जरी एडवाइस की जाती है। इसको आप प्लीज़ लाइटली ना रहें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट जिस तरह वो आपको इंस्ट्रक्शंस दें, आप प्लीज़ उसी को फॉलो कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जो सवालात थे वो आपके लिए हेल्पफुल हुए हैं और आपको जवाबात मिल गए हैं। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है या कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। शुक्रिया।